हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम IBO 1 का सेकेंड चैप्टर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और हमने कुल 3 थ्योरीज को कवर कर लिया है, जो कि है मर्केंटिलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेक्सचर ओलिन थ्योरी। ये 2 लोग थे, एली हेक्सचर एंड बर्टन ओलिन। अब जानते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। ठीक है, तो हेक्सचर और ओलिन कौन थे? ये 2 स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एली हेक्सचर एंड बर्टल ओलिन। ठीक है, और इन्होंने ही यही थ्योरी दी थी, हेक्सचर ओलिन थ्योरी। और ये थ्योरी एक एक्सटेंशन थी कंपैरेटिव एडवांटेज की। अब क्यों जरूरत पड़ गई एक और नई थ्योरी लाने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज को ओवरकम करने की? क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में सिर्फ हम एक फैक्टर को कंसिडर कर रहे थे, जो कि था हमारा लेबर। लेकिन जब हेक्सचर ओलिन थ्योरी आई तो इन्होंने सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया, जो कि है हमारा क्या? कैपिटल। ठीक है, so this theory also states that comparative advantage occurs from difference in factor endowments between the countries। तो इनका मेन पॉइंट क्या था कि फैक्टर एंडोमेंट्स। अब ये फैक्टर एंडोमेंट्स होते क्या हैं? तो फैक्टर एंडोमेंट्स रिफर्स amount of resources such as land, labor and capital available to a country। तो बेसिकली फैक्टर एंडोमेंट्स क्या होते हैं? जो भी कंट्री के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कंट्री के पास इजीली अवेलेबल है, चीप है, वही क्या कहलाते हैं? हमारे फैक्टर एंडोमेंट कहलाते हैं। एवरी कंट्री हैज डिफरेंट एंडोमेंट्स, दस the cost of these factors differs depending upon their availability। For example, if a country has abundant labor, then the cost of labor would be low in that country। बहुत ही सीधी सी बात है, अगर इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो यहाँ पे लेबर क्या है? सस्ता है, चीप है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर लेबर की यूज से बनेंगे तो वो क्या बनेंगे? चीप बनेंगे, ज्यादा कॉस्टली नहीं होंगे। तो इंडिया क्या हुई? एक लेबर इंटेंसिव कंट्री। क्योंकि यहाँ पे लेबर अबंडेंट है। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेन है वो क्या हो गया? लेबर। ठीक है, सी अकॉर्डिंग टू हेक्सचर एंड ओलिन थ्योरी, अ कंट्री वुड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स which it produces by using the abundant factor of production. However, it would import goods which requires use of scarce resources. Countries trade with each other because they have different factor endowments। तो इनकी थ्योरी बेसिकली ये क्या कहना चाह रही है कि कंट्री उन्हीं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, कंट्री उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी जिसमें वो उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंट हो, या जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उसने यूज किया है वो चीप हो। ठीक, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगी जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसका ज्यादा लग रहा होगा, या फिर उसके बाद उसके रिसोर्सेज क्या हो? स्केयर हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या है? एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो इंडिया वही सब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी जिसमें वो लेबर का यूज कर रही है। और अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन करती है लेकिन लेबर के कंपैरिजन में उसके रिसोर्सेज जो लग रहे हैं वो ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, चीप नहीं है इन कंपैरिजन टू लेबर, तो वो क्या करेगी? उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेगी। ठीक है, तो बेसिकली हेक्सचर ओलिन थ्योरी का कहने का क्या मतलब है कि कंट्रीज दैट आर रिच इन कैपिटल विल एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड कंट्रीज दैट हैव लेबर विल एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। ठीक है, तो जो कंट्रीज कैपिटल में रिच है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, और जो कंट्री लेबर में है रिच वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। फॉर इंस्टेंस, सम कंट्रीज में हैव मोर लेबर एंड लेस मशीनरी एंड सम में हैव मोर मशीनरी एंड लेस लेबर। इन सच अ केस, द कंट्री विद मोर लेबर would specialize in labor intensive products and export those products to अदर कंट्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है। अब समझते हैं एवोल्यूशन ऑफ एचओ थ्योरी, कि एचओ थ्योरी कहाँ से आई। ठीक, तो बर्टन ओलिन ने अपनी फेमस बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था और इन्होंने फॉर्मुलेट करी थी जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, या जिसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहा जाता है।
और इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सर-ओलिन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। इन फैक्ट एली हेक्सर ओलिन्स टीचर, अब ये इस समय ये पता चलता है कि ये थ्योरी किसने दी थी, एक टीचर और स्टूडेंट के डुओ ने दी थी, who first propounded the idea in 1919 that trade results from differences in factor endowments in different countries, and Olin carried it forward to build the modern theory of international trade। तो ओलिन के टीचर जो कि थे एली हेक्सर, इन्होंने ही पहले थ्योरी को प्रपाउंड कर लिया था 1919 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रेड में डिफरेंसेस आ सकते हैं, और वो किस बेसिस पे आ सकते हैं, फैक्टर एंडोमेंट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंसेस पे। और इसी थ्योरी को क्या बोला गया था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ अब इस थ्योरी को और किन किन नाम से जाना जाता है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अलग नाम से दे देते हैं, तो कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज क्लियर रखनी चाहिए कि इस थ्योरी को और किन किन नाम से जाना जाता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एचओ थ्योरी और एचओ थ्योरम, फैक्टर प्रपोर्शंस थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट्स थ्योरी, रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट्स थ्योरी और एचओ मॉडल। ठीक है, तो इन सब नाम से हेक्सर-ओलिन थ्योरी को जाना जाता है। ठीक, अब समझते हैं इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ 2x2x2 मॉडल। अब देखिए 2x2x2 मॉडल क्या है, हमने अपनी पिछली वीडियो में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को डिस्कस किया था। तो हमने उसमें अजम्पशन में बात क्या की थी कि कोई दो कंट्रीज होनी चाहिए और कोई दो अलग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जो कि हो चाहे एक्स वाई हो, है ना। अब यहाँ पे जो तीसरा 2 है वो किसके लिए है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जो कि है कैपिटल एंड लेबर। ठीक, पूरा पढ़ लेते हैं। इट इज अ 2x2x2 मॉडल, देयर आर 2 कंट्रीज ए एंड बी, 2 कमोडिटीज एक्स एंड वाई, एंड 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर, जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज में सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा था, जो कि था सिर्फ लेबर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटी एज वेल एज फैक्टर्स मार्केट। तो क्या है, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, the production function of 2 commodities have different factor intensities, that is labor intensive and capital intensive, जिसकी हम पहले बात करते आ रहे हैं कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लेबर इंटेंसिव वाले और कैपिटल इंटेंसिव के। फैक्टर इंटेंसिटीज आर नॉन रिवर्सिबल, जो फैक्टर्स हैं वो जो क्या है, नॉन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार फैक्टर यूज हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, there is perfect mobility of factors within each region but internationally they are immobile, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में भी assumption ये डिस्कस किया था इसमें comparative advantage में। ठीक है, next is there are no transport costs। ठीक, there is free and unrestricted trade between the 2 countries, there is no change in technological knowledge, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, there are constant returns to scale in production of each commodity in each region। ठीक है, taste and preferences of the consumers and their demand patterns are identical in both countries। बार बार taste और preferences में consumers के change नहीं होना चाहिए, वो constant रहनी चाहिए। next point is incomplete specialization, neither country specializes in production of one commodity। अब देखिए इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, हम इससे पहले जब बात कर रहे थे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की, तो उसमें क्या बोल रहा था कि कंट्री कंपैरेटिव एडवांटेज कर सकती है अगर उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, लेकिन वो क्या था, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके था। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है लेबर के यूज से, तो लेबर के यूज से तो काफी ढेर सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। हम लेबर की बात करेंगे लेकिन हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे जिसमें कंट्री का स्पेशलाइजेशन हो। तो ये पॉइंट यही कह रहा है, नीदर कंट्री स्पेशलाइजेस इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं ना कि लेबर से हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अच्छा बना सके, है ना।
हम कई और भी प्रोडक्ट्स हैं जो लेबर के यूज से बना सकते हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, ज्वेलरीज हो, है ना, हैंडलूम वर्क्स हो, तो कई ढेर सारे, लेकिन कंट्री उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में उसका स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे। ठीक है, अब जर्मनी की यहाँ बात कर रहे हैं और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की। अब जर्मनी को हमने क्या माना है, कैपिटल अबंडेंट नेशन। ठीक, और जर्मनी में क्या बन रही हैं, वॉचेस बन रही हैं। एक मिनट, क्या बन रही हैं, वॉचेस। तो वॉचेस क्या हैं, कैपिटल इंटेंसिव हैं, तो ये हमने जर्मनी शो किया है। ठीक, अब इंडिया क्या है, लेबर अबंडेंट है, तो इंडिया में क्या बन रही हैं, शर्ट्स, तो क्या हुई, जो लेबर इंटेंसिव, और यहाँ हमने इंडिया को शो किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ रे OR रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स एंड वॉचेस इन सेम प्रपोर्शन। ये जो रे जा रही है, सॉरी मेरी थोड़ी रे टेढ़ी जा रही है ठीक है, तो ये रे जो OR है ये क्या कर रही है, इक्वली एक तरह से डिवाइड कर रही है सेम प्रपोर्शन में, है ना। अब if both countries produces in same ratio then Germany will produce at point B। अब ये जो लाइन कट हो रही है तो जर्मनी यहाँ करेगी प्रोड्यूस और इंडिया पॉइंट ए पे प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देखिए, तो जर्मनी का जो ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है काफी क्या है, स्टीपर है, और यहाँ पे देख रहे हैं शर्ट्स का प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे इंडिया क्या है, आगे है ना। अब इधर वाले डायग्राम में समझते हैं, वाई एक्सिस में, तो इंडिया यहाँ पे स्टीपर है और जर्मनी का प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा लग रहा है। ठीक, तो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आता है, सी दिस शोज दैट द गिवन फैक्टर एंडोमेंट्स जर्मनी कैन प्रोड्यूस कंपैरेटिवली मोर वॉचेस एंड इंडिया मोर शर्ट्स। अब एक्स एक्सिस को अगर हम देखें तो इंडिया का ग्राफ ज्यादा दूर तक गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया शर्ट्स का एक्सपोर्ट करेगा या इंडिया शर्ट्स का प्रोडक्शन करेगा। और अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं, वाई एक्सिस में देखते हैं, तो हमें यहाँ क्या पता चलता है कि जर्मनी वॉचेस का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, हेंस इंडिया विल एक्सपोर्ट शर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वॉचेस फ्रॉम जर्मनी। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया एक्सपोर्ट क्या करेगी, शर्ट्स को, और इंपोर्ट क्या करेगी, वॉचेस। एंड वाइस वर्सा जर्मनी के ऊपर भी ये लागू होता है कि जर्मनी क्या करेगा, वॉचेस का एक्सपोर्ट करेगा और शर्ट्स का इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब समझते हैं वाई HO थ्योरी सुपीरियरिटी ओवर क्लासिकल थ्योरी, की HO थ्योरी क्यों सुपीरियर है क्लासिकल थ्योरी से। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया है कि HO थ्योरी सुपीरियर है क्लासिकल थ्योरी से इसलिए क्योंकि वो इंटर रीजनल और इंटर लोकल ट्रेड भी कंसिडर करती है। ठीक है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को कंसिडर करती है और डोमेस्टिक ट्रेड को एकदम अलग कर देती है, और तो इसीलिए HO थ्योरी क्या हुई, सुपीरियर हुई क्लासिकल थ्योरी के। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। अब जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी के बारे में बात किया था हमने अभी अपने पिछले साइड में कि जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी और क्या कहा जाता है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, क्योंकि इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया था। लेकिन क्लासिकल थ्योरी बहुत ही अनरियलिस्टिक थी क्योंकि उसने सिर्फ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को ही कंसिडर किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कंसिडर किया था कैपिटल और लेबर को, बट क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ वन फैक्टर लेबर को ही कंसिडर किया गया था। देखते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स में क्या बताया है कि HO थ्योरी ने क्या कंसिडर किया कि जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स के जो प्राइस हैं वो किस तरह हमारे गुड्स के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये HO थ्योरी ने बताया, ये HO मॉडल ने बताया। ठीक है, लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी थी या रिकार्डियन थ्योरी थी उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स को कंसिडर किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर एंडोमेंट्स को कंसिडर नहीं किया। अब समझते हैं पॉजिटिव कैसे ये थ्योरी, क्योंकि देखिए क्लासिकल थ्योरी क्या थी, सिर्फ वेलफेयर के ऊपर सोचती थी कि ट्रेड से कैसे गेन हो सकता है, लेकिन HO थ्योरी या HO मॉडल क्या था, एक साइंटिफिकली कॉन्सेंट्रेट करता था और इसीलिए इसको क्या बोला गया था, एक पॉजिटिव थ्योरी बोला गया था। लोकेशन थ्योरी, अब ये थ्योरी लोकेशन पे भी डिपेंड करती है या लोकेशन फैक्टर को कंसिडर करती है, क्योंकि HO थ्योरी ने स्पेस फैक्टर को कंसिडर किया, वहीं जो दूसरी थ्योरी थी जो कि थी क्लासिकल थ्योरी, इसने
स्पेस मार्केट को कंसिडर नहीं किया, इसलिए ये इंफीरियर रह गई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।